चैनल लेट्स टू स्टडी विद ट्रिक्स। व्यूअर्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं यूपी टीजीटी 2022 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो अब जो टाइम है वो सही टाइम है तैयारी का, और तैयारी भी बिल्कुल सटीक होनी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम इसमें आपको नहीं मिलने वाला है। आज हम यहाँ बात करेंगे बायोलॉजी के लिए, टीजीटी बायोलॉजी की हम बात करने वाले हैं। हम इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे, बेस्ट बुक्स देखेंगे यूपी टीजीटी के लिए, कंप्लीट स्ट्रेटजी शेयर करूंगी कैसे कैसे आपको क्या क्या करना चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, और साथ ही साथ एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह के सिर्फ एग्ज़ाम होता है, क्या क्या पेपर में पूछा जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले जल्दी से देख लेते हैं हमारा पैटर्न क्या होने वाला है। देखिए, अगर हम टीजीटी की बात करें तो क्वेश्चन 125 आते हैं, ड्यूरेशन आपको 2 आवर्स का टाइम मिलता है, टोटल मार्क्स होते हैं 500 नंबर का पेपर होता है, यानी हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर मिलते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप साथ ही साथ पीजीटी भी देने वाले हैं तो उसके लिए भी क्वेश्चंस वही 125 आते हैं, 2 घंटे का समय मिलता है, 425 नंबर का ये पेपर होता है, यानी 3.4 मार्क्स आपको पर क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं होती। तो ये तो हुआ हमारा पूरा पैटर्न। अब चलते हैं अपनी प्लानिंग पे, अपनी स्ट्रेटजी पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको निकालना है तो उसके लिए ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है कि आपको उसका सिलेबस पता हो। तो सबसे पहले आपको सिलेबस निकालना है। निकालने से मेरा कहने का मतलब है या तो आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और अगर आपको प्रिंट आउट नहीं निकालना है तो आप खुद से लिख लीजिए और अपनी स्टडी टेबल पर चिपका लीजिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा करने से आपको पता चल जाएगा कि सिलेबस में क्या क्या है और कितने टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। और जब आप ये सब कर चुके होंगे तो यकीन मानिए देखकर आपके सिर में दर्द हो जाएगा। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, क्योंकि यूपी टीजीटी का सिलेबस इतना ज़्यादा वाइड है कि देखकर जो आपकी सारा जोश है वो ठंडा हो जाता है और टेंशन होने लगती है। लेकिन आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिलेबस जो होता है ये सिर्फ दिखावे का होता है। अगर आपने 80-20 वाला रूल सुना है तो ये बिल्कुल यहाँ अप्लाई होता है, यानी आधा सिलेबस सिर्फ नाममात्र के लिए होता है, दिखावे के लिए होता है, काम की चीज़ें उसमें कमी होती है, कुछ ही टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हमारा अगला स्टेप जो होना चाहिए वो यही है कि सिलेबस में से जो कूड़ा सिलेबस है, मतलब जो किसी काम का नहीं है, जहाँ से क्वेश्चन आते ही नहीं है, उन्हें अलग कर दिया जाए, और जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका हमें बिल्कुल साफ साफ पता हो, और ये भी पता हो कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये करने के लिए आपको लेनी है, मैं सजेस्ट करूँगी यूथ की बुक ले लीजिए, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर निकालने बैठेंगे, चेक करेंगे कि कौन से पेपर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत टाइम लग जाएगा। तो यूथ की जब आप बुक लेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको फर्स्ट पेज पर इस तरह से बार ग्राफ पाई चार्ट मिल जाता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पेपर में किस टॉपिक या किस चैप्टर का वेटेज कितना है। थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ जिससे आपको समझ आएगा कि कौन सा टॉपिक कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए, अगर हम यहाँ बात करें तो देखिए टैक्सोनॉमी से बहुत अच्छे क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एनिमल किंगडम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद देखिए, ये जब पेपर था, ये मैंने निकाला था तो मैंने मार्किंग कर ली थी कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर पर बैठता है प्रायोरिटी के हिसाब से, कि मुझे पहले क्वेश्चन कौन से करने हैं, बाद में कौन से करने हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने पहले कवर किया था, और फिर जो लेस इंपॉर्टेंट है उन्हें बाद में किया था। तो सबसे नंबर 1 पे आता है एनिमल किंगडम, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको मार्क किया था नंबर 1 से। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर देखें तो इकोसिस्टम से आते हैं। आप देख सकते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये थोड़ा सा छुप रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं इकोसिस्टम से मैंने 2 नंबर मार्क किया हुआ है, क्योंकि इससे 250 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद आता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से, ये मैंने 3rd मार्क किया था, क्योंकि इससे 210 क्वेश्चन आज तक लगभग पूछे गए हैं। ठीक, इसी तरह से मैंने सारे क्वेश्चन मार्क किए। 4थे नंबर पर हम देख लेते हैं जल्दी से कौन सा क्वेश्चन वो आ रहा है। तो आप इसी तरह से इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
आप इसे या तो ऐसे ही कीजिए, या क्योंकि ये 2-3 साल पुराना है लगभग, तो कुछ क्वेश्चंस इसमें से मिसिंग हो गए, हो सकता है थोड़ा सा वेटेज 19-20 चेंज हो गया हो, तो आप अपने हिसाब से दोबारा से इसे मार्क कर सकते हैं। आपको मैं दिखा दूं, देखिए आपको यहाँ ग्राफ में भी मिल जाता है इस तरह से, यहाँ देखना और भी आसान हो जाता है। देखिए यहाँ देख रहे हैं ना आप, ये एनिमल किंगडम वाला सबसे ज़्यादा है, तो सबसे बड़ा पोर्शन इसी को मिला है। इस तरह से करके आपको पूरा मिल जाता है और आपका टाइम बच जाता है ये समझने में कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। अब देखिए कुछ टॉपिक यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनमें से बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए लगभग अगर हम टैक्सोनॉमी की बात करें, यहाँ से 48 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। तो इसे हम क्या करेंगे, इन्हें हम बाद के लिए छोड़ देंगे कि अगर टाइम बच जाता है तो हम कर सकते हैं, और अगर टाइम ना भी बचा तो हम इन्हें बाद में स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पहले ख़त्म कर देने चाहिए, जिससे हमारा प्रेशर कम हो जाता है, दिमाग का जो टेंशन है वो बहुत कम हो जाता है। तो आप भी ऐसा ही कीजिए, या तो इसको निकाल लीजिए, या फिर अगर आप वो ही करना चाहते हैं कि हर एक पेपर में से अलग अलग से मार्क करना, ढूंढना कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि आप यही कीजिए, ठीक। तो इसमें देखिए ये जो है ये 2 तरह से आती है, एक आती है चैप्टर वाइज और एक आती है पूरे पेपर्स जो दिए गए हैं। मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि आप चैप्टर वाइज लीजिए, उसमें आपको इस तरह का ग्राफ मिल जाता है। अगर आप पेपर वाइज लेते हैं उसमें ये ग्राफ आपको नहीं मिलता, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने देख लिया, अब हमारा इतना काम हो गया कि हमें पता चल गया कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा कम। अब आपको सिर्फ ये पता नहीं होना है, आपने जो सिलेबस का प्रिंट आउट निकाला था, अपने स्टडी टेबल पे जो चिपकाया था, उस पर ये मार्क कर लीजिए कि आपको नंबर 1 पे कौन सा टॉपिक कवर करना है, उसके बाद कौन सा करना है, उसके बाद कौन सा करना है। इससे आपका पूरा जो प्लान है वो अपने आप हो जाएगा कि आपको कैसे कैसे करना है। उसके बाद आप अपने दिन भी सेट कर लीजिए। आपका जो टॉपिक बिल्कुल कमज़ोर है, वीक है, आपको नहीं आता है, उसे आप सबसे ज़्यादा टाइम दीजिए, अगर वो इम्पॉर्टेंट भी है तो। और अगर आप देख रहे हैं कि कोई टॉपिक है जो आपका वीक है और लेकिन वो इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, तो आप उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए, बाद में देख सकते हैं उसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमारे 2 स्टेप कवर हो गए, हमने सिलेबस निकाल लिया और ये समझ लिया कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं है। अब नंबर 3rd स्टेप पर आते हैं हम अपने। देखिए जो अब आपने देख लिया, नंबर 1 पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपको करना है। मान लेते हैं आपको एनिमल किंगडम से, अब जूलॉजी की बात कर रही हूँ मैं, आपको क्योंकि उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एनिमल किंगडम हो जाता है, आपको एनिमल किंगडम पढ़ना है। तो आप एनिमल किंगडम डायरेक्ट ये नहीं है कि आप किसी राइटर को लेकर पढ़ने बैठ गए। देखिए एक सिस्टमेटिक वे में चलेंगे तो ज़्यादा अच्छे से होगा। मैं सजेस्ट करूँगी सबसे पहले आप NCERT उठाइए, NCERT से कीजिए। देखिए जब आप NCERT से करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन NCERT से फंसता है, क्योंकि आपको क्लास में खड़े होकर NCERT ही पढ़ानी है, इसलिए टीचर चेक करता है कि जो टीचर फ्यूचर टीचर बनने जा रहे हैं आप, कि आपको NCERT की नॉलेज है भी या नहीं। तो बहुत हद तक इसके चांसेस बन रहे हैं और आजकल NCERT को ही बेस बनाकर पेपर बनाया जा रहा है, तो इसलिए आप इसे अच्छे से पढ़िए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इन्हें मार्क कर लीजिए। फिलहाल या तो मार्क कर लीजिए या शॉर्ट नोट्स आप ले सकते हैं, ठीक। आपने इतना कर लिया। अब ये नहीं है कि आपका इतना करने से टॉपिक कंप्लीट हो गया, क्योंकि NCERT में इतना डिटेल में नहीं दिया गया है कोई भी टॉपिक, लेकिन हाँ ये है बेसिक अच्छे से समझाया गया है, तो यहाँ आपका करने पर बेसिक क्लियर हो जाता है। अब आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि TGT का लेवल अच्छा खासा होता है, वो इतना कम लेवल का पेपर नहीं आता। तो चलते हैं अपने 4th स्टेप पर। देखिए आमतौर पर सभी लोग को ये होता है कि क्योंकि हम शुरू से ही डॉक्टर रमेश गुप्ता और MP कौशिक को पढ़ते आ रहे हैं, जूलॉजी के लिए डॉक्टर रमेश गुप्ता सजेस्ट की जाती है और बॉटनी के लिए डॉक्टर MP कौशिक को सजेस्ट किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इन दोनों बुक्स की लैंग्वेज थोड़ी सी ईजी हो जाती है, इसलिए समझ जल्दी आता है। क्योंकि हम आज तक यही बुक्स पढ़ते आ रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप अभी भी इन्हीं को पढ़िए। किसी भी पेपर को निकालने के लिए 10 अलग अलग बुक्स को पढ़ने से ज़्यादा बेहतर होता है एक ही बुक को 10 बार पढ़ना, ठीक। आप उसे जितनी बार रिवाइज करेंगे आपके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे होंगे। या अगर आप आज तक कोई और ऑथेंटिक बुक पढ़ते आ रहे हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि उसमें टॉपिक अच्छे से कवर होना चाहिए, ठीक। तो आपने ये
अपना ये जो साइड बुक है जूलॉजी या बॉटनी एमपी कौशिक या रमेश गुप्ता जिससे भी आप कर रहे हैं उससे पढ़ लिया, और अब आपका टॉपिक लगभग कंप्लीट हुआ है, अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ। जब आपने यहाँ पढ़ लिया, अब आप लेंगे शॉर्ट नोट्स। देखिए, आपकी साइड बुक से जो आपने पढ़ा वो, प्लस एनसीईआरटी से जो आपने पढ़ा वो, ठीक। अब आपने ये सब पढ़ के आपको नोट्स इस हिसाब से बनाना है। जब आपने यूथ का पेपर लिया था, देखिए मैं आपको इस पेज पर दिखाती हूँ, तो यहाँ देखिए ये वाला पेज देखिए, इसमें आपको मिल जाएंगे टीजीटी बायोलॉजी के, टीजीटी के, पीजीटी के, एलटी ग्रेड के, और इस तरह के जितने भी टीचिंग वाले एग्जाम्स हैं उनमें जो क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं आप देख सकते हैं। कितने सारे बुक इनके पेपर आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, टीजीटी का, पीजीटी का, जीआईसी का, एलटी का, यूपी पीसीएस, केवीएस, इतने सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन आपको मिल जा रहे हैं। तो आपको एक जो पैटर्न जो आजकल ट्रेंडिंग पर है वो मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर सेट कर रहा है, आप उन्हें देखिए और ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन किस तरह से बन रहे हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जो आपने पढ़ा वो ही इस तरह से आएगा। आजकल क्वेश्चंस को बहुत घुमा फिरा कर देखते हैं, इसलिए बहुत क्लियर कट आपके माइंड में सेट होना चाहिए किस तरह से क्वेश्चन बनाता है घुमाकर। अब आपने जब देख लिया क्वेश्चन इस तरह से पूछ रहा है, तो आपने जो आपकी साइड बुक है उन्हें पढ़ लिया, एनसीईआरटी को पढ़ लिया। अब आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा कि आपको नोट्स में क्या बनाना है। इसी हिसाब से आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। जो फालतू की चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी ही नहीं जा रही हैं, वो भले से आपने 10 बार पढ़ी हैं, उन्हें शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड बिल्कुल मत कीजिए, वो सिर्फ आपका टेंशन बढ़ाएंगे, ठीक। आपने शॉर्ट नोट्स अच्छे से बना लिए। अच्छा, शॉर्ट नोट्स का लेने का मतलब आपको कॉपियाँ भरना नहीं है। आप शॉर्ट नोट्स में सिर्फ वही चीज़ लिखिए जो इम्पॉर्टेंट है और कीवर्ड्स पर फोकस कीजिए। लंबे चौड़े सेंटेंसेस बिल्कुल नहीं डालने हैं शॉर्ट नोट्स में, ठीक। तो आपके शॉर्ट नोट्स यहाँ तैयार हो गए। अब चलते हैं अगले स्टेप पर, जो कि हमारा बिल्कुल बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। देखिए, आमतौर पर सजेस्ट किया जाता है कि आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, लेकिन मैं बोलूँगी कि आप प्रैक्टिस सेट मत लीजिए। उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, उसकी जगह आप लीजिए घटना चक्र। घटना चक्र को लगाइए अच्छे से, इसमें बहुत सही से एक्सप्लेनेशन दी गई है हर एक क्वेश्चन की, तो आप अच्छे से इसे कीजिए। आप इसे प्रैक्टिस सेट के हिसाब से ही लगाइए, और साथ ही साथ जिन क्वेश्चंस पर आपको डाउट हो रहा है, जिसमें आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके एक्सप्लेनेशंस को अच्छे से पढ़िए। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपने पहले नहीं पढ़ी है या ये मिसिंग है, तो उसे अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए। अब आपने देखिए एनसीईआरटी पढ़ ली, साइड बुक पढ़ ली, और उसके बाद आपने ये भी लगा लिया, घटना चक्र लगा लिया, यूथ का भी पढ़ लिया, तो हो ही नहीं सकता आपसे कोई पेपर छूट जाए, कोई क्वेश्चन छूट जाए। तो यहाँ आपका मैक्सिमम चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। आपको हर एक टॉपिक को इसी तरह कवर करना है। जैसे एनिमल किंगडम लिया, एनिमल किंगडम के लिए सबसे पहले आपने यूथ के देखा, यूथ में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फिर आपने अपनी जो साइड बुक है उससे पढ़ लिया, उसके बाद आपने उसके शॉर्ट नोट बना लिए, और उसके बाद घटना चक्र पर जाकर क्वेश्चन लगा लिए। तो अब आपका हो जाता है एक टॉपिक कंप्लीट। फिर आप अपने सेकंड टॉपिक पर जाएंगे। ऐसे करते करते आपने जो शुरू में प्रायोरिटी सेट की थी क्वेश्चंस की, उसे ही फॉलो आपको लगातार करना है। और जब आप ये सब करते जाएंगे, आप देखेंगे कि आप अपने गोल के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं। आपका गोल आपके बिल्कुल सामने है, और अगर आप इतना कर लेते हैं, यकीन मानिए आपका पेपर बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो हेल्पफुल रही है तो इसे लाइक कीजिए। कोई और क्वेरी आपके मन में है इससे रिलेटेड, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होना चाहिए। और अगर आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।